नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में आज डीसी मोटर की इस दूसरी लर्निंग वीडियो में जानते हैं बैक ईएमएफ की कंसेप्ट, मोटर की स्पीड, टॉर्क और करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक और स्टार्टिंग की प्रॉब्लम और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर से रिलेटेड कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण सैद्धांतिक समझ पर आधारित है और पूछ रहा है कि एक चलती डीसी मोटर में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसकी क्रिया क्या है। तो जब हम फील्ड कुंडली में दिष्ट धारा का उत्तेजन करके N से S आर्मेचर के चारों तरफ इस वायु अंतराल में कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं और आर्मेचर के कम्यूटेटर के ऊपर विशिष्ट स्थान पर रखी हुई कार्बन ब्रशेज पे बाहर से इलेक्ट्रिक सप्लाई दे देते हैं, तो आर्मेचर चालकों में धारा का प्रवाह होने लगता है। क्लोज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और सेगमेंटेड कम्यूटेटर की असेंबली ब्रशेज के साथ इस तरह का व्यवहार करती हैं कि वो सभी चालक जो एक पोल के प्रभाव में चुंबकीय असर में होते हैं उनमें धारा की दिशा एक जैसी, जैसे यहाँ पीली हाईलाइट में पृष्ठ के अभिलंब बाहर की तरफ है, वहीं पड़ोस के दूसरे पोल के नीचे आए हुए सभी चालकों में ये धारा की दिशा विपरीत रहती है और ये धारावाही चालक कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र से अन्योन्य क्रिया करके बल का अनुभव करते हैं और धारा की दिशा एक चुंबकीय प्रभाव से दूसरे चुंबकीय प्रभाव में जब विपरीत हो जाती है तो सभी चालकों पे लगने वाले बल एक ही दिशा में घूर्णन आघूर्ण बना देते हैं और ये चालक घूमते समय कभी उत्तरी ध्रुव के चुंबकीय फ्लक्स और कभी दक्षिणी ध्रुव के चुंबकीय फ्लक्स को जब काटते हैं तो इनसे जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ बदलता है और एक अपने आप अंदर ही अंदर कार्यकारी मोटर में जनित्र की क्रिया होने लगती है और आर्मेचर चालक एक ऐसा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं जो लेंज के नियमानुसार अपनी उत्पत्ति के कारणों का विरोध करेगा और वो उत्पत्ति का कारण सप्लाई वोल्टेज के द्वारा आर्मेचर चालकों में धारा भेजकर उत्पन्न किया गया विद्युत चुंबकीय बल और बलागुण है। तो आर्मेचर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल अपनी उत्पत्ति के कारण सप्लाई के द्वारा चालकों में भेजी गई धारा का विरोध करने के लिए लगाए गए विभव के विरोध में कार्य करता है। इसीलिए इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम विरोधी विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ भी कहते हैं और यहाँ ये 2 नंबर हमारा सही विकल्प हो गया है। एक डीसी मोटर में चलते समय प्रेरित विद्युत वाहक बल लगाए गए विभव का विरोध करता है। दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल की गणना करने का सूत्र क्या है। हम जानते हैं कि एक डीसी मोटर में फील्ड कोर के ऊपर जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें दिष्ट धारा के उत्तेजन से आर्मेचर के चारों तरफ इस वायु अंतराल में कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ बना लिया जाता है और आर्मेचर की डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज वाइंडिंग के कनेक्शन कम्यूटेटर सेगमेंट पे ले लिए जाते हैं और निरक्ष पे रखी हुई कार्बन ब्रशेज पे जब बाहर से दिष्ट धारा विभव लगाया जाता है तो इस वितरित बंद कुंडली में एक पोल के नीचे जितने भी चालक आते हैं उन सब में धारा की एक दिशा और पड़ोसी विपरीत ध्रुवता के चुंबकीय प्रभाव में धारा की दिशा विपरीत हो जाती है और ये धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में बल अनुभव करके जो बलागुण बनाता है वो लगातार एक ही दिशा में घूर्णन गति करेगा। अगर चालक एक पोल से घूमते हुए जैसे ही दूसरे चुंबकीय पोल के प्रभाव में एंटर करते हैं उनमें धारा की दिशा बदलती जावे और ये बदलाव का काम कम्यूटेटर और ब्रश का अरेंजमेंट एक इन्वर्टर के बतौर करते हैं, जहां ब्रशेज पे हम डीसी सप्लाई देते हैं और ये डीसी सप्लाई घूमते हुए आर्मेचर चालकों में एक प्रत्यावर्ती धारा का स्वरूप ले लेती है और लगातार हमें मोटर में एक ही दिशा में घूर्णन प्राप्त हो जाता है। अब घूमते हुए आर्मेचर चालक फील्ड पोल के चुंबकीय प्रभाव में एक जनरेटर एक्शन करते हैं और आर्मेचर चालकों में जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होने के कारण आर्मेचर में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। लेंज नियमानुसार ये प्रेरित विद्युत वाहक बल अपनी उत्पत्ति के कारण घूर्णन का विरोध करने के लिए सप्लाई वोल्टेज के विरुद्ध कार्य करता है और वो सप्लाई वोल्टेज को धारा भेजने से रोकता है। और एक मोटर में जनरेटेड विद्युत वाहक बल का सूत्र एक जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की भांति ही P∅Nz/60A है, जहां P मोटर या जनरेटर में पोल की संख्या है, फाई एक पोल के द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स है, N मोटर के घूर्णन आरपीएम में है, Z वाइंडिंग में चालकों की संख्या है और A ब्रशेज के बीच में आर्मेचर चालक कितने समांतर पथ बनाते हैं। A का मान वेव वाइंडिंग में 2 और लैप वाइंडिंग में पोल की संख्या के बराबर होता है। मोटर में प्रेरित बैक ईएमएफ का मान जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की भांति ज्ञात किया जा सकता है। अगर P संख्या के पोल प्रति पोल 5 फ्लक्स बनाते हैं
तो चालक में एक चक्र पे कुल जो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है वो P फाई है। अगर 1 मिनट में n रिवॉल्यूशन बनते हैं तो 1 सेकंड में n/60 रिवॉल्यूशन बनेंगे, और उसे अगर उल्टा कर दें तो एक रिवॉल्यूशन का समय 60/n सेकंड प्राप्त हो जाएगा। और फ्लक्स में P फाई जो परिवर्तन हुआ है उसमें अगर परिवर्तन में लगे समय का भाग देते हैं तो एक चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान P फाई में 60/n का भाग देते हैं और ये n ऊपर चला जाए तो ये P फाई n/60 हो गया है। और कुल चालक Z जब A समांतर पथों में बांटते हैं तो ब्रशेज के बीच में सीरीज में आए हुए चालकों की संख्या Z/A, अगर एक चालक में EMF P फाई n/60 है और सीरीज में Z/A चालक हैं तो ब्रशेज के बीच में कुल EMF P फाई n Z/60A प्राप्त हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि एक डीसी मोटर में आर्मेचर के द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। तो एक मोटर के आर्मेचर पे जब हम सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं तो ये सारी सप्लाई वोल्टेज आर्मेचर के रेजिस्टेंस पे नहीं आती है। एक कार्यकारी विद्युत मोटर में एक आंतरिक जनित्र क्रिया से विरोधी विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ पैदा होता है और ये बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज को आर्मेचर में धारा भेजने से रोकता है, और सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ का अंतर आर्मेचर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस आकर ये सीमित धारा बनाता है। तो ये जो सी विकल्प है वो आर्मेचर में ली गई धारा गणना करने का सूत्र हो गया। अगर इस मोटर पे यांत्रिक भार बढ़ाते हैं और मोटर की रफ्तार धीमी होती है तो बैक ईएमएफ घूमने की गति के समानुपाती होने के कारण कम होगा, और ऐसी स्थिति में मोटर ज्यादा करंट लेके ज्यादा भार को पूरा करने का कार्य करेगी। और अगर मोटर पे यांत्रिक भार कम करते हैं, मोटर त्वरित होती है, बैक ईएमएफ का मान अधिक होता है तो मोटर के द्वारा ली गई धारा भी कम हो जाएगी। तो मोटर अपने यांत्रिक भार के अनुसार बैक ईएमएफ को गति के साथ इस तरह से परिवर्तित करती है कि वो एक धारा नियंत्रक का कार्य हो जाता है, और एक मोटर में धारा सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ का अंतर आर्मेचर रेजिस्टेंस के ऊपर आके निर्धारित करता है। सी हमारा सही विकल्प है। आज के चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अगर एक डीसी मोटर को नियत गति के ड्राइव के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसकी कौन सी टाइप सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी, सीरीज, शंट, डिफरेंशियल कंपाउंड या कम्युलेटिव कंपाउंड। तो सभी डीसी मोटर में बलागुण बढ़ाने के लिए धारा को बढ़ाना पड़ता है। सीरीज मोटर में दुगनी धारा पे टॉर्क 4 गुना होता है, वहीं शंट में ये लगभग 2 गुना, कम्युलेटिव में 2 से कुछ अधिक गुना और डिफरेंशियल में 2 से कुछ कम गुना दुगनी धारा पे बलागुण का मान हो जाता है। तो सभी मोटरों में धारा बढ़ाने से बलागुण को बढ़ाया जा सकता है, और स्पीड का मान बैक ईएमएफ और एक पोल के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स के अनुपात के समानुपाती होता है। और बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज में आर्मेचर रेजिस्टेंस में धारा प्रवाह से होने वाली विभव पात को घटाने से प्राप्त होगा। आमतौर पे डीसी मोटरों में आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान इतना कम होता है कि नो लोड से फुल लोड के बीच में आर्मेचर रेजिस्टेंस के विभव पात को छोटा माना जा सकता है, और बैक ईएमएफ को सप्लाई वोल्टेज के अनुपात में माना जा सकता है। और ऐसी स्थिति में जब बलागुण बढ़ता है, धारा बढ़ती है, तो सीरीज में धारा के अनुपात में फ्लक्स की वृद्धि से स्पीड तेजी से व्युत्क्रम रूप लेती हुई घटती है, और ये किसी भी रूप से नियत गति वाली ड्राइव के लिए उपयुक्त नहीं है। वहीं कम्युलेटिव मोटर में भी सीरीज का योगदान जब शंट के साथ जुड़ता है और कुल फ्लक्स बढ़ता है तो स्पीड नो लोड से फुल लोड के बीच में 20 से 50% कम हो जाती है। वहीं शंट मोटर में कांस्टेंट फ्लक्स का इस्तेमाल होने पर नो लोड से फुल लोड के बीच में स्पीड में जो अंतर आता है या स्पीड में जो रेगुलेशन आती है वो कम 5 से 8% रहता है, और व्यवहार में हम डीसी शंट मोटर को नियत गति की ड्राइव के लिए सबसे उपयोगी मोटर मानते हैं। वहीं एक डिफरेंशियल कंपाउंड में सीरीज का फील्ड लोड करंट बढ़ने से जब शंट के फ्लक्स को विरोध करता है और कुल फ्लक्स घटता है तो स्पीड में रेगुलेशन तो कम होगा, लेकिन लोड आने पे ये स्पीड का मान बढ़ना मोटर की कैरेक्टरिस्टिक को अनस्टेबल बना देता है, क्योंकि बढ़े हुए गतियों पर अगर बलागुण की आवश्यकता बढ़ती है, मोटर अपनी धारा बढ़ाती है, उससे स्पीड और बढ़ जाती है, तो स्पीड और धारा का ये बढ़ना मोटर को अस्थायित्व की स्थितियों में लाते हुए अति भार से नष्ट कर सकते हैं। तो अक्सर हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटरों का किन्हीं भी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, और कांस्टेंट गति के ड्राइव के लिए यहाँ बी ऑप्शन डीसी शंट मोटर सबसे उपयोगी मोटर हो सकती है। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है कि एक डीसी शंट मोटर में नो लोड से फुल लोड के बीच में मोटर की गति में ये जो हल्की कमी आती है, इस पॉजिटिव स्पीड रेगुलेशन का और अल्प मान के स्पीड रेगुलेशन का क्या कारण है। तो हमें मालूम है कि किसी डीसी मोटर में स्पीड उसमें बैक ईएमएफ और एक पोल के फ्लक्स के अनुपात के समानुपाती होती है, और बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज में आर्मेचर के रेजिस्टेंस में आर्मेचर धारा की जो वोल्टेज ड्रॉप है उसे घटाकर प्राप्त किया जाता है। और जब हम एक डीसी शंट मोटर
मोटर पे नो लोड से फुल लोड के बीच में बल आघूर्ण का मान बढ़ाते हैं तो उसी के समानुपाती धारा भी बढ़ती है, और धारा बढ़ने से आर्मेचर के रेजिस्टेंस में जो विभवपात होता है उससे जब बैक ईएमएफ कम होता है तो मोटर की स्पीड बैक ईएमएफ के समानुपाती कम होती है। एक डीसी शंट मोटर में नियत विभव मान जब फील्ड एक्साइटेशन को दिया जाता है तो हम मानते हैं कि फील्ड फ्लक्स नियत रहता है। हालांकि आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से हल्का सा फील्ड फ्लक्स भार बढ़ने के साथ जब कम होता है तो स्पीड में जो कमी आती है बैक ईएमएफ के कारण वो कमी कुछ कम रह जाती है, और हम पाते हैं कि ये जो नो लोड से फुल लोड के बीच में 5 से 8% जो स्पीड में रेगुलेशन आता है वो आर्मेचर की धारा से आर्मेचर प्रतिरोध में जो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप का बढ़ जाना है वो मुख्य कारण है। अगले छठे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लिफ्ट क्रेन या होइस्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो लिफ्ट क्रेन, होइस्ट या रोलिंग मिल कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें शुरुआत में बहुत अधिक बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है, और एक डीसी मोटर में बल आघूर्ण आर्मेचर में जाने वाली धारा और क्षेत्र कुंडली के द्वारा बनाए गए प्रतिपोल फ्लक्स के गुणनफल के समानुपाती बल आघूर्ण होता है, और एक सीरीज मोटर में कार्यकारी फ्लक्स आर्मेचर धारा के समानुपाती होने के कारण बल आघूर्ण धारा के वर्ग के समानुपाती हो जाता है। और ऐसी डीसी सीरीज मोटर 3 गुना धारा लेने पर 9 गुना बल आघूर्ण बना सकती है। तो जब हमें कम गति पर बहुत अधिक बल आघूर्ण बनाना हो तो डीसी सीरीज मोटर उस प्रकार की एप्लीकेशंस के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और जब लिफ्ट क्रेन या होइस्ट या कोई ट्रैक्शन ड्राइव फुल स्पीड पे आ गई है तो उसे केवल घर्षण की पूर्ति करनी है, और ऐसी स्थितियों में आवश्यक बल आघूर्ण की मांग कम हो जाती है। तो ये जो सीरीज मोटर की स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है और जो लोड की स्पीड और टॉर्क मैचिंग है वो होने के कारण लिफ्ट, क्रेन, होइस्ट, ट्रैक्शन और रोलिंग मिल जैसी एप्लीकेशन में हम डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ये डीसी सीरीज मोटर किसी भी दूसरी डीसी शंट या कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की तुलना में समान धारा वृद्धि पे अधिक मात्रा में बल आघूर्ण की वृद्धि करती है। 7वां प्रश्न विषय की गहरी समझ वाला प्रश्न है जो कह रहा है कि एक अंतर संयुक्त मोटर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करते समय ये जो श्रेणी फील्ड वाइंडिंग है शॉर्ट सर्किट क्यों कर दिया जाता है। तो हमें जानकारी है कि सभी डीसी मोटरें जब शुरू की जाती हैं उनमें बैक ईएमएफ नहीं होता, तो सारी सप्लाई वोल्टेज आर्मेचर के छोटे रेजिस्टेंस में बहुत अधिक आर्मेचर धारा भेजती है, और अत्यधिक धारा से सीरीज में जुड़ी हुई ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग अगर शॉर्ट सर्किट नहीं होती और प्रभावी रहती तो बहुत अधिक मात्रा में फ्लक्स बनाती, और इसका फ्लक्स जो सामान्यतः शंट फ्लक्स को रूपांतरित करने का काम करता है और नियत शंट फ्लक्स को भार बढ़ने पर सीरीज का फ्लक्स हल्का घटाता है एक डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में, वो शुरुआत की स्थिति में शंट मोटर के नियत फ्लक्स से भी अधिक मान का होने पर कार्यकारी फ्लक्स की दिशा को बदल देता, और ऐसी स्थिति में हमारी मोटर की घूमने की दिशा उल्टी हो जाती। तो हमें घूर्णन की अगर उचित दिशा बनाए रखनी है तो हमें शुरुआत करते समय डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को शॉर्ट कर देना चाहिए ताकि अकेले शंट वाइंडिंग के फ्लक्स में मोटर घूर्णन गति करना शुरू कर दें। अक्सर हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को उन विशिष्ट स्थितियों में ड्राइव एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं जहां हमें नो लोड से लेके फुल लोड तक या तो कांस्टेंट स्पीड चाहिए या हल्की लोड के साथ स्पीड में इंक्रीमेंट भी हो तो तकलीफ नहीं हो। आमतौर पे इस तरह का भार बढ़ने पे गति का नियत रहना या गति का अधिक हो जाना ड्राइव की अनस्टेबिलिटी के कारण बन सकता है, और ऐसी स्थितियों में मोटर अति भार से नष्ट हो सकती है। इसीलिए हम डिफरेंशियल कंपाउंड को अंतर संयुक्त मोटरों को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, और अगर ऐसी मोटर को इस्तेमाल किया गया है तो शुरुआत के समय इसके सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शंस को शॉर्ट करना जरूरी है ताकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स उल्टी दिशा में कार्य करते हुए मोटर की घूमने की दिशा को उल्टा ना करे। घूर्णन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए हम श्रेणी फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। 8वां प्रश्न एक सरल और बहुत प्रचलित परीक्षा प्रश्न है। पूछ रहा है कि एक डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर प्रवर्तक की क्यों आवश्यकता है। तो हमें पता है कि एक वर्किंग डीसी मोटर जब घूर्णन कर रही है और उसके आर्मेचर में बैक ईएमएफ बन रहा है तो वो सप्लाई वोल्टेज के विरुद्ध में कार्य करके सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ के अंतर को काफी सीमित कर देता है, और ये अंतर सप्लाई वोल्टेज का मात्र 5-10% जब आर्मेचर के अल्प प्रतिरोध पे भार धारा बनाता है तो मोटर उस भार धारा से सुरक्षित काम करती है। हमें मालूम है कि बैक ईएमएफ घूर्णन गति के समानुपाती है, और शुरुआत में जब घूर्णन गति आर्मेचर की
नहीं होगी, बैक ईएमएफ नहीं होगा, तो पूरी की पूरी सप्लाई वोल्टेज छोटे से आर्मेचर रेजिस्टेंस पे आने पर आर्मेचर धारा का मान सामान्य भार धारा से 20 गुना भी ज्यादा कर सकती है। और ऐसी 20 गुना धारा के वर्ग अनुपात में अगर हीटिंग करे 400 गुना, तो मोटर का आर्मेचर शुरुआत की उस अति धारा के भार से तप्त होकर नष्ट हो सकता है। तो आर्मेचर धारा को सीमित रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कम रखने के लिए हम आर्मेचर के रेजिस्टेंस के साथ एक एक्स्ट्रा स्टार्टिंग के दौरान रेजिस्टेंस स्टार्टर या प्रवर्तक में लगाते हैं, जो पूरी सप्लाई वोल्टेज बिना बैक ईएमएफ के जब आर्मेचर के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगे हुए अतिरिक्त रेजिस्टेंस के साथ आती है, तो धारा का मान सामान्य धारा से 2 गुने तक सीमित हो जाता है। और जब मोटर गति प्राप्त करती है, बैक ईएमएफ का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो हम इस अतिरिक्त रेजिस्टेंस को घटा के अंत में पूरा हटा लेते हैं। और इस विधि को एक स्टार्टर या प्रवर्तक के मदद से किया जाता है। तो एक डीसी मोटर में स्टार्टर आर्मेचर धारा को नियंत्रित या कंट्रोल या कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। नवा प्रश्न पूछ रहा है कि एक डीसी शंट मोटर का जो 3 पॉइंट स्टार्टर है, जो लाइन, फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन और आर्मेचर के कनेक्शंस रखता है, उसके साथ ये जो 9 वोल्ट पकड़ कुंडली है वो किस प्रकार जुड़ी हुई होती है। तो एक 3 पॉइंट स्टार्टर को यहाँ परिपथ में दिखाया गया है और हमारी सप्लाई का पॉजिटिव लाइन से जोड़कर फील्ड से फील्ड वाइंडिंग का एक सिरा और आर्मेचर टर्मिनल से आर्मेचर का एक सिरा जोड़कर नेगेटिव सप्लाई को फील्ड के दूसरे सिरे और आर्मेचर के सिरों से जोड़कर स्टार्टर को मोटर के परिपथ में ले लिया जाता है। और जब पहली बार स्टार्टर से मोटर शुरू करनी हो तो इस हैंडल को जब स्टार्ट पॉइंट पे लाते हैं तो ये सारा स्टार्टिंग का एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस मोटर आर्मेचर के साथ सीरीज में आके आर्मेचर की स्टार्टिंग इनरश करंट को सीमित कर देता है। और फील्ड वाइंडिंग में जो धारा पकड़ कुंडली के साथ जा रही है वो इसे चुंबकित कर देती है और हम मैनुअली जैसे जैसे मोटर गति पकड़ती है, बैक ईएमएफ बनाती है और आर्मेचर धारा को कम करती है, स्टार्टिंग के एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को कम करते हुए 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर स्टेप पे आके संपूर्ण स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को हटा देंगे। और ऐसी स्थिति में ये जो सॉफ्ट आयरन का पीस है वो यहाँ पकड़ कुंडली के साथ पकड़ में आ जाएगा और इस पकड़ कुंडली को, जिसे हम 9 वोल्ट कॉइल कहते हैं, उसे हम फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगाते हैं। और इसमें जाने वाली धारा जो मैग्नेटिक फोर्स बनाती है उसमें ये सॉफ्ट आयरन पीस यहाँ पकड़ा रखा जाता है और स्प्रिंग के दबाव के बावजूद भी ये ऑफ नहीं होगा। और अगर सप्लाई कट जाती है और इसमें करंट नहीं जाएगा, मैग्नेटिक पावर नहीं रहेगी, तो स्प्रिंग वापस हैंडल को ऑफ पोजीशन पे ले आएगी। पिछले प्रश्न को एक बदली हुई भाषा में पूछा जा रहा है। एक डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर जिसमें पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर को कनेक्ट करने के टर्मिनल दिए हुए होते हैं, उस 3 पॉइंट स्टार्टर में जो ये होल्ड ऑन पकड़ कुंडली है उसे शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ श्रेणी में क्यों जोड़ा जाता है। तो हमें मालूम है कि अगर हम एक डीसी मोटर का स्टार्टर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रयोग के दौरान शंट फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में फील्ड फ्लक्स नहीं होने के कारण आर्मेचर में बैक ईएमएफ बनाने के लिए आर्मेचर की गति डेंजरसली हाई हो जाएगी और ऐसी तेज यांत्रिक गतियों से मोटर की फाउंडेशन और कनेक्टेड लोड को यांत्रिक नुकसान हो सकता है। तो ऐसी बुरी स्थितियां ना हो, इसके लिए हम पकड़ कुंडली के श्रेणी में फील्ड वाइंडिंग रखते हैं और अगर फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन किसी भी कारण से ओपन हो गए हैं तो पकड़ कुंडली में भी धारा नहीं रहेगी और स्प्रिंग मोटर को ऑटोमेटिक ऑफ कर देगी। तो ये पकड़ कुंडली का फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी में कनेक्शन शंट फील्ड के खुले होने पर मोटर को डेंजरस हाई स्पीड ना प्राप्त हो और वो सुरक्षित सप्लाई से कट जावे, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ओवरलोड प्रोटेक्शन किस तरह से काम करता है वो भी समझा जा सकता है। अगर मोटर की आर्मेचर में भार के कारण धारा का मान बढ़ता है तो वो बढ़ी हुई धारा इस ओवरलोड रिलीज में ज्यादा मैग्नेटिक पावर बना के इस प्लंजर को जब ऊपर उठाएगी तो यहाँ दोनों पॉइंट शॉर्ट होने पर फील्ड वाइंडिंग की धारा बिना पकड़ कुंडली में जाए सीधे परिपथ बना लेगी। पकड़ कुंडली में धारा नहीं होने से पकड़ खत्म हो जाएगी और ये जो स्प्रिंग ऑपरेटेड हैंडल है वो ऑटोमेटिकली ऑफ पोजीशन में आ जाएगा और मोटर ओवरलोड की कंडीशन में सप्लाई से काट दी जाएगी। 11वां प्रश्न पूछ रहा है कि अगर डीसी शंट मोटर को 4 बिंदु वाले स्टार्टर में, जिसमें 2 लाइन के टर्मिनल हैं, एक फील्ड वाइंडिंग का टर्मिनल है और एक आर्मेचर के कनेक्शन का टर्मिनल है, उस स्टार्टर में जो पकड़ कुंडली है उसके श्रेणी में जो हम ये प्रतिरोध लगाते हैं उसके लगाने का
क्या उद्देश्य है। तो पहले ये समझते हैं कि एक 3 पॉइंट स्टार्टर से 4 पॉइंट स्टार्टर किस मायने में अलग है। एक सामान्य 3 पॉइंट स्टार्टर में पकड़ कुंडली के श्रेणी में फील्ड वाइंडिंग लगाई जाती है, और अगर हम एक मोटर को फील्ड कंट्रोल मेथड से निर्धारित से ज्यादा गतियों पे नियंत्रित करना चाहते हैं तो हम फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा के फील्ड धारा और फील्ड फ्लक्स को कम करके मोटर की गति को बढ़ाते हैं। और अगर इस तरह के गति नियंत्रण की प्रक्रिया के दौरान जब हम फील्ड वाइंडिंग में धारा कम करते हैं और 3 पॉइंट स्टार्टर में श्रेणी में लगी हुई पकड़ कुंडली की भी धारा कम होती है तो मोटर पकड़ नहीं बनाने से स्प्रिंग के द्वारा ऑफ कर दी जा सकती है। तो जिन मोटरों में हमें अधिक परास में निर्धारित से उच्च गति का नियंत्रण चाहिए वहां हम पकड़ कुंडली के साथ एक नियत मान का प्रतिरोध लगा देते हैं, और ये नियत मान का प्रतिरोध पकड़ कुंडली की धारा को सीमित करने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि हम उस विशिष्ट धारा से इस सॉफ्ट आयरन के टुकड़े को यहाँ रनिंग कंडीशन के दौरान पकड़ के रखें, और अगर सप्लाई चली जाती है और कॉइल में मैग्नेटाइजेशन नहीं रहेगा, पकड़ छूट जाएगी, तो स्प्रिंग इसे मोटर को ऑफ कंडीशन में ले आएगी। और एक 4 पॉइंट स्टार्टर में हमने फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को पकड़ कुंडली से सेपरेट कर लिया है, और अब इसके साथ सीरीज में लगा हुआ अतिरिक्त प्रतिरोध बदला भी जाता है, फील्ड वाइंडिंग में धारा और कार्यकारी फ्लक्स भी बदलता है, तब भी पकड़ कुंडली की धारा या स्टार्टर की वर्किंग पे असर नहीं आता है। लेकिन इस तरह के 4 पॉइंट स्टार्टर में अगर अचानक फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बैक ईएमएफ को बनाने के लिए मोटर की रनिंग स्पीड डेंजरसली हाई हो जाएगी और ये पकड़ कुंडली अपनी पकड़ भी नहीं छोड़ेगी। तो ये एक खतरनाक स्थिति 4 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड वाइंडिंग के ओपन होने पे हो सकती है। 12वां प्रश्न में पूछा गया है कि डीसी मोटर के स्टार्टर में आर्मेचर के साथ सीरीज में जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हम स्टार्टिंग के दौरान लगाते हैं वो प्रतिरोध किस सामग्री का बनाया जाता है। तो यहाँ यूरेका, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन इस प्रकार के पदार्थ हैं जिनका टीसीआर कम होता है, ताप बदलने पे भी इनके प्रतिरोध में अंतर नहीं आता है, और इस तरह के कम टीसीआर वाले पदार्थों का इस्तेमाल हम मापन में ताप से होने वाली त्रुटियों से बचने के लिए मानक प्रतिरोधों के निर्माण हेतु करते हैं। वहीं हमें एक स्टार्टर में जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस चाहिए वो उच्च आर्मेचर की धारा पे भी सुरक्षित रहे, जिसमें उच्च धारा सहन करने की क्षमता भी हो, लागत भी कम हो, और प्रतिरोध में अगर हल्का परिवर्तन भी होता है ताप के साथ तो वो भी स्वीकार्य है। तो ऐसी स्थिति में स्टार्टर रेजिस्टेंस को हम निकेल और क्रोम के मिश्र धातु नाइक्रोम या इसके साथ आयरन मिला हुआ फेरो नाइक्रोम या एक एल्युमिनियम का जो एलॉय है कैंथल उसका बनाते हैं। तो हमारे स्टार्टर के स्टार्टिंग रेजिस्टेंस यहाँ बी ऑप्शन नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। 13वां प्रश्न पूछ रहा है कि अगर एक डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग का परिपथ खुल जावे तो मोटर की गति क्या होगी। तो हमें मालूम है कि अगर एक डीसी शंट मोटर को बिना स्टार्टर के या 4 पॉइंट स्टार्टर से चालू किया जाए और उसकी फील्ड वाइंडिंग का परिपथ खुल जावे तो फील्ड वाइंडिंग के द्वारा जो फ्लक्स बनाया जा रहा है वो कम हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में बैक ईएमएफ बनाने के लिए मोटर की गतियां डेंजरसली हाई हो जाएंगी, क्योंकि बिना बैक ईएमएफ के मोटर ज्यादा धारा लेगी और ज्यादा धारा के साथ ज्यादा बलागुण बनाती हुई वो गतियों को इतना बढ़ा देगी कि बैक ईएमएफ के द्वारा धारा का नियंत्रण हो पाए। तो ऐसी मोटरें जो बिना स्टार्टर के या 4 पॉइंट स्टार्टर से शुरू की जा रही हैं उनमें अगर फील्ड वाइंडिंग का परिपथ खुल जाता है तो मोटर की गति डेंजरसली रूप से बहुत ज्यादा तेज गति की हो जाएगी, जो यांत्रिक रूप से कनेक्टेड लोड या मोटर की अपनी फाउंडेशन को डैमेज कर सकती है। वहीं अगर ये मोटर एक 3 पॉइंट स्टार्टर से चालू की जा रही है और फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन अगर अचानक ओपन हो गए हैं तो पकड़ कुंडली के अंदर भी धारा का प्रवाह नहीं होगा, और ये पकड़ खत्म होने पे ये स्प्रिंग मोटर को सप्लाई से काट देगी। तो या तो मोटर 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ चलना बंद कर देगी, और अगर 3 पॉइंट स्टार्टर की बजाय ये 4 पॉइंट स्टार्टर से चालू है या बगैर स्टार्टर के यूज की जा रही है तो इसकी गतियां डेंजरस रूप से अधिक हो जाएगी, और यहाँ डी सही विकल्प होगा, क्योंकि हमें स्टार्टर की कंडीशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ध्यान रहे 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ अगर डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा तो पकड़ कुंडली में धारा नहीं होने से मोटर सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगी और चलना बंद हो जाएगा। उम्मीद है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डीसी मोटर की ये जो दूसरी लर्निंग वीडियो है वो आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होगी, और आपको बैक ईएमएफ, विरोधी विद्युत वाहक बल की कंसेप्ट, मोटर की कैरेक्टरिस्टिक और स्टार्टर की फंक्शनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के प्रश्न जब परीक्षाओं में दोहराए जाएंगे तो निश्चित है आपकी
आपकी सफलताएं ज्यादा बेहतर बनेंगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आपको ये लर्निंग वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।